नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट की पुड़िया बेचकर तेजस्वी यादव को सीएम और खुद को डिप्टी सीएम बनाने के ललन सिंह के खेल से जैसे ही पर्दा उठा, नीतीश कुमार ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह ललन सिंह को अध्यक्ष पद से निकालकर फेंक दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाए जाने से सबसे बड़ा झटका लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगा है, जो अंत तक नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक और फिर पीएम फेस बनवाने की कसम खाते रहे। लेकिन लालू यादव के चरण छूने वाली ममता बनर्जी ने सारा खेल ही खराब कर दिया। हालांकि लालू यादव और ललन सिंह के गेम का अंदाजा नीतीश कुमार को पहले ही हो गया था, इसलिए विपक्षी दलों की चौथी बैठक में डीएमके के बहाने पूरे गठबंधन को उन्होंने आईना दिखा दिया और तमतमाते हुए बाहर निकल गए। अब सवाल यह है कि ललन सिंह की सलाह पर एनडीए छोड़ने की गलती करने वाले नीतीश कुमार एक और गलती करेंगे। जेडीयू नेता नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब एक गलती या भूल ही करनी होगी। वो गलती ये है कि उन्हें फिर से एनडीए में शामिल होना होगा। जब तक वे एनडीए में शामिल नहीं होते तब तक उनका बेड़ा पार नहीं लगने वाला। बोगो सिंह ने कहा कि बिहार में राजनीति में जो अस्थिरता का माहौल है वह बिहार के लिए बहुत दुखद है। चूंकि बहुत ही उम्मीद और आशा से आदरणीय नीतीश जी को एक विकास पुरुष के रूप में चुनने का काम किया गया था, लेकिन नीतीश जी और उनकी सलाहकार टीम से एक बहुत भयानक भूल हो गई है। बोगो सिंह ने कहा कि नीतीश जी के सलाहकारों ने नीतीश जी के द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का काम किया। इसमें वे लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। इस बात का आभास नीतीश जी को काफी देर से लगा। अब हमें ऐसा महसूस होता है कि नीतीश जी को एक बार फिर यह गलती या भूल करनी होगी। उनको एनडीए में वापस आना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले ललन सिंह के समर्थक 14 विधायकों ने गुप्त मीटिंग की थी और दूसरी तरफ बोगो सिंह की तरह सोचने वाले विधायकों और सांसदों का गुट है जो नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी चाहते हैं। ललन सिंह को हटाए जाने के बाद पार्टी में इन दोनों गुटों के बीच तकरार और तीखा होगा। इसका अंत पार्टी के टूटने से होगा। नीतीश कुमार संयोजक तो बन नहीं पाए और पीएम फेस भी नहीं बन पाएंगे, ये तो तय हो गया। लेकिन अब उनके सामने अपनी पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करना आसान नहीं है। नीतीश कुमार को भी उनकी पार्टी के टूटने की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि इसमें ललन सिंह की भूमिका सामने आ रही थी। यही कारण है कि अपने सबसे करीबी ललन सिंह पर ही नीतीश कुमार का विश्वास उठ गया। सूत्रों का कहना है कि ललन सिंह का प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन जब तक वे अपने प्लान को लागू कर पाते उसके पहले ही नीतीश कुमार ने ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ही झटके लगते रहे, लेकिन अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया। माना जा रहा है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकती है, क्योंकि उन्होंने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का नेता बनाने से इनकार कर दिया। असल में आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक संजय सिंह राज्यसभा में पार्टी के नेता थे, लेकिन इन दिनों वे शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसलिए केजरीवाल ने संजय सिंह को पद से हटाकर अपनी तरफ से राघव चड्ढा को पार्टी का नेता नियुक्त कर दिया और राघव चड्ढा को मान्यता देने के लिए उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा। लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को संसद के ऊपरी सदन में पार्टी का नेता नियुक्त करने की अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया। राज्यसभा सभापति को लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि संजय सिंह की अनुपस्थिति में राघव चड्ढा अब से उच्च सदन में पार्टी के नेता होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि इसे अस्वीकार किया जाता है। उन्होंने लेटर में कहा, यह पहली संसद में मान्यता प्राप्त दलों समूहों के नेता मुख्य सचेतक सुविधाएं अधिनियम 1998 के तहत बने नियमों के अधीन है। अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि राघव चड्ढा को सदन का नेता नियुक्त करने के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस पर आगे का एक्शन लेने के लिए पत्र राज्यसभा महासचिव के पास भेजा गया। राघव चड्ढा राज्यसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक हैं। फिलहाल उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं। राज्यसभा में भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद सदस्यों की संख्या के हिसाब से आम आदमी पार्टी चौथी सबसे बड़ी पार्टी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजे पांचाल की अदालत ने सिंह के खिलाफ पेशी वारंट तब जारी किया जब उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिला, क्योंकि वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। संजय सिंह को दिल्ली में आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पेशी वारंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट ने स्थानीय पुलिस को संजय सिंह को तिहाड़ जेल में हिरासत में लेने और 11 जनवरी को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया। उस दिन अदालत मामले में आगे की सुनवाई करेगी। इससे पहले संजय सिंह की जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत ने यह कहकर खारिज कर दी कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने के सबूत हैं। देश के भ्रष्टतम पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी और ईडी के डर से भागे भागे फिर रहे उसके राष्ट्रीय संयोजक इन दिनों इस बात पर हंगामा मचा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली और पंजाब की झांकी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि राजनीतिक कारणों की वजह से दिल्ली और पंजाब की झांकी को परेड रोड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। असल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही दिल्ली और पंजाब की झांकी में अपना अपना पोस्टर चिपकाने के लिए बेचैन थे। अब गणतंत्र दिवस की परेड में केजरीवाल और भगवंत मान की तस्वीरों का क्या मतलब? इस वजह से झांकी का फैसला करने वाली कमेटी ने दोनों राज्यों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस हकीकत को छिपाकर आम आदमी पार्टी केंद्र पर अनर्गल आरोप लगा रही है, जिससे नाराज होकर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। उसने कहा कि इसकी असली वजह झांकी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की तस्वीर लगाने की जिद थी। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की झांकी को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि इस पर केजरीवाल और भगवंत मान की अपनी तस्वीर लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे, उनको कारण मालूम है लेकिन बता नहीं रहे। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस राष्ट्रीय प्रभुता, सम्मान और स्वाभिमान का दिन है पूरे देश के लिए, लेकिन छपास रोग से पीड़ित अरविंद केजरीवाल यहां भी राजनीति कर रहे हैं। सचदेवा ने आगे कहा कि असली कारण यह है कि दिल्ली और पंजाब की जो झांकी रिजेक्ट हुई उस पर ये अपनी तस्वीर लगा रहे थे, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने उसे रद्द किया। कोई भी प्रदेश उसमें राजनीति नहीं करता। ये इस हद तक गिरे हुए हैं, असली कारण नहीं बताएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, ये उनका स्वभाव है। दिल्ली भाजपा के सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि सरकार के मंत्री गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली और पंजाब की झांकियां शामिल नहीं किए जाने के मामले में गुमराह कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि दोनों राज्यों की कौन सी झांकी शामिल होनी थी। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ झांकी निकालना चाहते थे, जिस कारण से उन्हें शामिल नहीं किया गया। स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर कोई नया स्कूल नहीं बनाया। दिल्ली में 40 अस्पताल साल 2013 में थे और आज उतने ही हैं। बात मोहल्ला क्लिनिक की करें तो उसमें मरीजों को नकली दवाइयां दी जा रही थीं, जिसको लेकर मंत्री ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार दिल्ली और पंजाब में शासन कर रही आम आदमी पार्टी से बदला लेने के लिए गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियां खारिज कर दी है। भारद्वाज ने कहा कि केंद्र में 3 सालों से दिल्ली की झांकियों को इस परेड में शामिल नहीं किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार 2021 में दिल्ली की झांकी को जगह मिली थी, जिसमें शाहजहानाबाद पुनर्विकास परियोजना को दर्शाया गया था। भारद्वाज ने कहा कि इस साल दिल्ली की झांकी में शहर के विद्यालयों, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को प्रदर्शित किया जाना था। मंत्री ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली की झांकी को केंद्र ने खारिज कर दिया। उसकी झांकी को 22, 23 और 2024 की परेड के लिए भी खारिज कर दिया गया। जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक संजय सिंह को किसी बात की चिंता नहीं थी। दोनों हाथों से माल बटोरने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। अब वे शराब घोटाला मामले में संलिप्त होने के आरोप में जेल में हैं और इतना ही नहीं, अहमदाबाद की अदालत ने उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट तक जारी कर दिया। अब दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर संजय सिंह को अहमदाबाद की अदालत में हाजिर करेगी। और बड़ी बात यह कि केजरीवाल ने भी संजय सिंह को राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटा दिया। ऐसे बुरे वक्त में संजय सिंह को देशभक्ति की याद आने लगी, याद इतनी तगड़ी कि अब वे हर शुक्रवार को व्रत रखेंगे। आमतौर पर लोग शुक्रवार को या तो मां संतोषी का व्रत करते हैं या फिर वैभव लक्ष्मी का, लेकिन संजय सिंह जेल में बैठकर सियासी व्रत करेंगे। संजय सिंह जेल के अंदर ही भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हर शुक्रवार को उपवास करेंगे और इसके बाद संजय सिंह ने खुद को देश का बड़ा जननायक मानते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के बहाने पूरे राष्ट्र को संदेश दे डाला, जैसा वे जेल में करें
बाकी सब बाहर रहकर उससे दोहराएं, यानी हर शुक्रवार को व्रत रखें। संजय सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम जेल से भेजे गए संदेश में कहा कि देश की एकजुटता के लिए ये उपवास कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि संभव हो तो हर जाति धर्म के लोग हफ्ते में एक दिन भारत माता को माल्यार्पण कर उपवास करें। यह हमारे मनोबल को दृढ़ एवं हमारे संकल्प को मजबूती देगा। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेपी जैसे आंदोलन की पुनरावृत्ति होना आवश्यक है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन और तानाशाही से पूरा देश त्रस्त है। इस लड़ाई के लिए हमें सड़क से लेकर जेल तक लड़ना होगा, जिसकी शक्ति हमें हमारी भारत माता, जो हमारी शक्ति माता भी हैं, उनके आशीर्वाद से ही संभव है। उधर संजय सिंह के संदेश पर उत्तर प्रदेश के अंदर हर शुक्रवार को सभी जिलों में भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपवास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता एवं जनहित कार्यों से घबराई हुई है। वह नेताओं की गिरफ्तारी के द्वारा पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। उसने आरोप लगाया कि इसी क्रम में संजय सिंह को फर्जी आरोपों में फंसाकर गत 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों का गठबंधन तो बन गया, लेकिन अब हर कहीं सीट बंटवारे में पेंच फंस रहा है। ये हालात किसी एक राज्य के नहीं, बल्कि बिहार से बंगाल तक, पंजाब से महाराष्ट्र तक हैं, जहां हर पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा मांग रही है और कांग्रेस ऐसा करना नहीं चाहती। हद तो तब हो गई जब लुटी पिटी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस से अपने लिए 23 सीटों की मांग कर दी। उद्धव ठाकरे की इस मांग से कांग्रेस बौखला गई और उसने उद्धव ठाकरे को उनकी सियासी हैसियत बता दी। असल में कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के लिए अधिकतम 10 सीटें देने को तैयार है, क्योंकि दोनों के पास न तो उम्मीदवार हैं और न ही पुरानी वाली ताकत। लेकिन ये बात न तो उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं और न ही शरद पवार। इसलिए महाराष्ट्र की 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे ने अपने लिए 23 सीटों की मांग कर दी है, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के विभाजन के कारण उसके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में विभाजन के बाद सबसे पुरानी पार्टी राज्य में स्थिर वोट शेयर वाली एकमात्र पार्टी है। पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा था कि हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा ही इतनी सीटों पर लड़ते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि पार्टियों के बीच समायोजन की जरूरत है। उन्होंने कहा, हालांकि हर पार्टी सीटों की बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग अत्यधिक है। संजय निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने वाली सीटों पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वे उनका क्या करेंगे? शिवसेना के नेता चले गए हैं, जिससे संकट पैदा हो गया है। उम्मीदवारों की कमी शिवसेना के लिए एक समस्या है। सांसद संजय राउत ने कहा था कि उन्होंने पार्टी नेताओं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बातचीत की थी। कांग्रेस और एनसीपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में राउत ने कुछ नहीं कहा। 2019 में अविभाजित शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अब एमवीए का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और 40 अन्य विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे पार्टी में विभाजन हो गया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। बाद में एनसीपी में भी बगावत हुई और अजीत पवार कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए। अजीत पवार भी वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की वजह से विपक्षी दल बैकफुट पर है। जिन्हें निमंत्रण मिला है वे सोचकर परेशान हैं कि उन्हें निमंत्रण क्यों दिया गया, और उद्धव ठाकरे से लेकर दिग्विजय सिंह तक इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। लेफ्ट पार्टी और ममता बनर्जी ये सोचकर परेशान हो चुकी हैं कि वे निमंत्रण के बावजूद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी या नहीं। सैम पित्रोदा और शशि थरूर जैसे नेता इसलिए परेशान हैं कि आखिर राम मंदिर का कार्यक्रम सियासत का कार्यक्रम क्यों बन गया।
अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे भी विपक्ष की वोट बैंक की सियासत है। जिस केरल की वजह से लेफ्ट पार्टियां कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, उसी वोट बैंक में नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव से लेकर सोनिया गांधी तक के कदम रोक दिए हैं। जाहिर है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लेकर इसे भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और विपक्षी दल इस पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मंदिर के बहाने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। शशि थरूर ने अयोध्या राम मंदिर के 22 जनवरी को उद्घाटन और इसके कुछ दिन बाद अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन को लेकर कहा कि ये दोनों आयोजन 2024 के चुनाव के लिए मंच तैयार करेगा। शशि थरूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। शशि थरूर ने कहा कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी संदेश देना चाहती हैं कि वह एक हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि अच्छे दिनों का क्या हुआ। एक तरफ जहां विपक्ष इस बात पर बंटा हुआ है कि इस कार्यक्रम में शामिल होना है या नहीं, तो वहीं पीएम मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। थरूर ने आगे कहा कि 2019 में जब विनाशकारी नोटबंदी की वजह से चीजें गलत जा रही थी, तब पुलवामा आतंकवादी हमले को नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बनाते हुए इसे जमकर भुनाया। अब 2024 में भी ये साफ है कि भाजपा अपने मूल रूप में वापस आ जाएगी। नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 का चुनाव हिंदुत्व बनाम लोकप्रिय कल्याण का होता जा रहा है। पर सवाल यह उठता है कि अच्छे दिनों का क्या हुआ? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? आर्थिक विकास का क्या हुआ, जिससे सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदानों को फायदा होगा? खर्च योग्य आय को जेब में डालने का क्या हुआ? और हर भारतीय के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन का राष्ट्रीय मुद्दा बनाना उन्हें परेशान करता है। शशि थरूर ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की और कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है और वह भी राम मंदिर का दौरा करना चाहेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले उद्घाटन के दिन नहीं। थरूर ने पहले भी स्पष्ट किया था कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है।